नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा टोटल 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में आपके बाल विकास के शुरू में क्वेश्चन, फिर मैथ्स के और फिर लास्ट में जो है प्रबंधन के 40 क्वेश्चन है। तो मैथ्स और बाल विकास के 30-30 क्वेश्चन और आपका प्रबंधन के 40 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर आपको मैं कराऊंगा कितने क्वेश्चन? टोटल मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन में एमसीक्यू तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा? डिटेल। एमसीक्यू के साथ रहेगा डिटेल। तो ये क्या काम करेगा? आपके एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ मिल रही है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण दिए? पहला जो पोर्शन है वो बाल विकास का है, तो मैं पूरे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण का उल्लेख किया? तो आंसर आ जाएगा 4 चरण का। अब ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, चारों चरण देख लेते हैं फटाफट। देखो भाई, जीन पियाजे जो थे उन्होंने 4 चरण दिए थे। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया था। कौन कौन से? संवेदी गति चरण 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक चरण 11 से आपका आगे जितना भी वर्ष है वो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार स्कीमा का क्या अर्थ है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कीमा के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। देखो पहले, स्कीमा का अर्थ होता है संज्ञानात्मक संरचना। क्या होता है? संज्ञानात्मक संरचना। यहाँ पर इसकी डिटेलिंग देखो। स्कीमा किसी व्यक्ति के मानसिक ढांचे या संरचना को दर्शाता है। स्कीमा क्या होता है? किसी व्यक्ति के मानसिक ढांचे या संरचना को दर्शाता है जिसका उपयोग वह नई जानकारी को समझने और व्यवस्थित करने के लिए करता है। नई जानकारी को समझने और व्यवस्थित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो स्कीमा है। चलिए डिटेलिंग करूंगा। डिटेलिंग करने से आपको फायदा ये रहेगा कि एक क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा और जब आप एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ये 100 क्वेश्चन की जो वीडियो वो 300 क्वेश्चन की लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र क्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा वे कार्य जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है। यही जो है निकटतम विकास क्षेत्र है वाइगोत्स्की के अनुसार। अब इसके बारे में डिटेल देखो। वे कार्य जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है। निकटतम विकास क्षेत्र वह स्तर है जहां बच्चा थोड़ा मार्गदर्शन पाकर कठिन कार्यों को सीख सकता है। तो जेडपीटी का सिद्धांत यही बोलता है और इसको दिया था वाइगोत्स्की ने, ये भी याद रखना। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वाइगोत्स्की ने सीखने के किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना? किसको माना? आत्म अन्वेषण, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवांशिकी, पुरस्कार और दंड। तो यहाँ पर बताना है कि वाइगोत्स्की ने सीखने के किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना? तो ये माना उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल भी बता देता हूँ। देखो सामाजिक अंतःक्रिया जो है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सीखने की कुंजी माना, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है उसको वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण माना था सीखने में। उन्होंने स्केप फोल्डिंग की अवधारणा दी। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है जिसमें शिक्षक या साथी सहायता प्रदान करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए पांचवा क्वेश्चन, स्किनर का परिचालन कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा पुरस्कार और दंड पर। जो स्किनर है उनका जो परिचालन कंडीशनिंग है वो आपके पुरस्कार और दंड पर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए ना मॉक टेस्ट भी लेता हूं। डेली 5 मॉक टेस्ट लेते हैं हर सब्जेक्ट के, और अगर आपको वो अटेंड करना है तो 99 रुपीज़ प्राइस है। व्हाट्सअप में मैं इसको लेता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर मैसेज कर देना 8827419259। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन होना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, स्किनर ने व्यवहार को सकारात्मक या नकारात्मक प्रबलन के माध्यम से सीखा और बदला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि स्किनर जो थे उन्होंने परिचालन कंडीशनिंग जो है इस सिद्धांत को किस पर आधारित किया? तो ये पुरस्कार और दंड पर। यहाँ पर लगा देंगे बी आंसर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन कंडीशनिंग का उदाहरण है? कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे को अच्छे व्यवहार पर टॉफी देना। देखो, अगर एक बच्चा को आप पुरस्कार दे रहे हो तो ये परिचालन कंडीशनिंग हो गया ना, या दंड दे रहे हो तो वो भी परिचालन कंडीशनिंग हो गया। चलिए देखो,
सकारात्मक प्रबलन कहलाता है जब भी आप किसी को टॉफी दे रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, तो वो सकारात्मक में आएगा, ठीक है, ताकि व्यवहार दोहराया जा सके। जो उसने किया है उसको दोबारा अगर आपको करवाना है तो क्या करते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं ले भाई ये टॉफी ले और दोबारा उसी काम को करके आ। तो आप अच्छा काम करने बोल रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि सकारात्मक प्रबलन को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। और वहीं अगर आप बोलते कि नहीं तू ये काम कर, देखो मार पड़ेगी, तो वो नकारात्मक प्रबलन कहलाता। चलिए, प्याजे के अनुसार संतुलन का क्या अर्थ है? संतुलन का क्या मतलब होता है प्याजे के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आ जाएगा संज्ञानात्मक संरचनाओं का संतुलन बनाना, यही इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक चरण की विशेषता है, कौन सी है? तो पहले दिया वस्तु स्थायित्व, आत्म केंद्रित सोच, तर्क संगत सोच, अमूर्त विचार। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आत्म केंद्रित सोच। 9वां देखो, संवेदी गति चरण के दौरान बच्चा किस कौशल का विकास करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको पूछा जा रहा है कि संवेदी गति चरण, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसके दौरान बच्चा किस कौशल का विकास करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा वस्तु स्थायित्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने ही मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक किससे बढ़ावा मिलता है? देखो वाइगोत्स्की ने बोला था कि भाई सीखने की जो प्रक्रिया है उसको किससे सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया से मिलता है। एक ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप अपने नंबर भी काउंट करते चलना और लास्ट में बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग को किससे जोड़ा? बच्चों की नैतिकता, सीखने के लिए मार्गदर्शन, आनुवंशिकी और विकास, आत्मनिर्भरता। तो वाइगोत्स्की ने जो इसके फोल्डिंग था उसको किससे जोड़ा? तो ये जोड़ा था सीखने के लिए मार्गदर्शन, सीखने के लिए मार्गदर्शन, याद रख लेना। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। देखो विवरण देखो, इसके फोल्डिंग एक शिक्षण विधि है। इसके फोल्डिंग क्या है? एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक या कोई अधिक अनुभवी व्यक्ति कठिन कार्यों को करने के लिए बच्चे की मदद करता है। तो ये सीखने के लिए मार्गदर्शन हो गया एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अब देखेंगे 13वां क्वेश्चन, स्किनर के परिचालन कंडीशनिंग में कौन सा तत्व शामिल? आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्किनर के परिचालन कंडीशनिंग में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? सकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक प्रबलन, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड। तो जो नहीं है ना वो आपका, मैंने बताया देखो सकारात्मक प्रबलन तो है, बोला था मैंने, नकारात्मक भी है, परंतु सामाजिक अंतःक्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रबलन, नेगेटिव रिफोर्समेंट का उदाहरण है? बच्चे को अच्छा प्रदर्शन करने पर इनाम देना, बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त काम छूट देना, गलती करने पर डांटना, और लास्ट दिया अनुचित व्यवहार पर दंड लगाना। तो देखो अगर आप क्या कर रहे हो, बच्चे को होमवर्क करने पर अतिरिक्त काम से छूट दे रहे हो, तो ये होगा आपका, अरे ये नहीं होगा, देखो ये क्या होगा, हाँ यही होगा। देखो बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर, होमवर्क पूरा ना करने पर अतिरिक्त काम, होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त काम की छूट देना, यही नेगेटिव रिफोर्समेंट होगा, है ना। चलिए देखो नकारात्मक प्रबलन में अवांछित परिस्थिति को हटा दिया जाता है ताकि व्यवहार को मजबूत किया जा सके, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्किनर बॉक्स का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा परिचालन कंडीशनिंग के लिए। नेक्स्ट देखो स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया? स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया? आप लगाना चूहों पर और किसके ऊपर? कबूतर पर, ठीक है। नेक्स्ट प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण है? क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, 4 चरण है। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, एक है देखो संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं प्याजे की। चलो नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में शामिल नहीं है? पहला दिया संवेदी गति चरण, ये तो है। पूर्व संक्रियात्मक चरण है, ठोस संक्रियात्मक चरण ये भी है, परंतु जो नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक चरण। ये भाई प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में शामिल नहीं है। 18 देखो प्याजे का आत्मसात क्या होता है? तो आत्मसात क्या होता है प्याजे का? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 18 का इसका आंसर आ जाएगा नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में जोड़ना, इसी को बोलते हैं आत्मसात। पहले से मौजूद स्कीमा में जोड़ना नई जानकारी को आत्मसात कहलाता है।
संज्ञानात्मक असंतुलन का कब उत्पन्न होते हैं? संज्ञानात्मक असंतुलन कब उत्पन्न होते हैं? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा जब नई जानकारी मौजूदा ज्ञान से मेल नहीं खाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पियाजे के अनुसार संगतिपूर्ण सोच किस चरण में विकसित होती है? संगतिपूर्ण सोच किस चरण में विकसित होती है पियाजे के अनुसार? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो अगर बात करें 20 की तो जो 20 का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मुख्य रूप से किसके ऊपर केंद्रित है? तो ये आंसर तो आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट, निकटतम विकास क्षेत्र जेडपीडी किसका एक प्रमुख तत्व है? तो किसका है? मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसका आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की। अब ये क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। 23 देखो, इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? इसके फोल्डिंग का अर्थ मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आ जाएगा, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? इसका आंसर आ जाएगा शिक्षकों द्वारा बच्चों की सहायता करना और धीरे धीरे सहायता को कम करना। यही जो है इसके फोल्डिंग का मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं 24। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखो आपको पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इन्होंने बोला था सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, तो बी आंसर आएगा। 25। स्वयं से बातचीत वाइगोत्स्की के अनुसार क्यों महत्वपूर्ण है? स्वयं से बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है? 25 क्वेश्चन। इसका आंसर देगा यह संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। वाइगोत्स्की बोलते थे कि स्वयं से आप बातचीत करो। क्यों करो? क्योंकि ये जो है आपके संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, स्किनर का परिचालन कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो आपको पूछा जा रहा है कि स्किनर का जो परिचालन कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित है? तो अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा व्यवहार का प्रबलन और दंड पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27, ध्यान से देखना। सकारात्मक प्रबलन का उदाहरण कौन सा? सकारात्मक प्रबलन का उदाहरण कौन सा? तो गलती करने पर सजा देना। क्वेश्चन नंबर 28, नकारात्मक प्रबलन का सही उदाहरण क्या है? पहले दिया विद्यार्थी को होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य से छूट देना, परीक्षा में फेल होने पर दंड देना। फिर दिया कक्षा में अनुशासन न बनाए रखने पर कक्षा से निकालना, शिक्षक द्वारा गलती को नजरअंदाज करना। नकारात्मक प्रबलन पूछा है तो विद्यार्थी को होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य से छूट देना। यही जो है नकारात्मक प्रबलन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किसी अवांछित व्यवहार को रोकना ही होता है। देखो दंड हम क्यों देते हैं? कि बच्चा कोई भी अवांछित व्यवहार उसके बाद ना कर पाए। चलिए 30 देखो, अनुसरणीय व्यवहार शेपिंग का क्या अर्थ होता है? अनुसरणीय व्यवहार का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से एक वांछित व्यवहार विकसित करना। यही इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। एक कार 90 किलोमीटर प्रति गति से चल रही है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो भाई, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है डियर? दूरी बटे समय। अब हमको चाल दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा, तो 90 यहाँ लिख देंगे। दूरी हमको दी नहीं है तो उसकी जगह x रख देंगे। बटे में हमको समय दिया है 3 घंटे, 3 रख देंगे। तो 3, अब हमको x की वैल्यू निकालना है क्योंकि दूरी तो वही है ना। तो 3 का गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, तो 270 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन को दोबारा देखना कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और हमने क्या किया? चाल की वैल्यू हमको पता है 90, दूरी की वैल्यू नहीं पता तो उसकी जगह x रख दिए, समय की वैल्यू पता है 3, बस इसको सॉल्व कर दिए तो आंसर आ जाएगा 270। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा 270। सेकंड क्वेश्चन देखिए 32, पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका एचसीएफ 6 है। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है। इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हमको एलसीएम की वैल्यू तो दी है, कितनी दी है? 120। एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी है? 6। और पहली संख्या की वैल्यू कितनी दी है? फिर 6 दी है, नहीं 24 दी है। पहली संख्या की वैल्यू ये देखो, ये 24 दी है। दूसरी संख्या की वैल्यू नहीं दी है, जो निकालने बोल रहे तो उसकी जगह x रख दोगे। फिर फॉर्मूला जो है उसमें उसको सॉल्व करना। देखो तो देखो 6 से ये कटेगा 24 बार, 6 चौको 24, 4 बार कटेगा, और 4 से ये कटेगा 30 बार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना, x का वैल्यू आ जाएगा 30। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? एलसीएम इंटू एचसीएफ किया इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किया। तो मेरे को देखो एलसीएम की वैल्यू भी पता थी,
120 उसकी जगह 120 रख दिया। एचसीएफ की वैल्यू पता थी 6, वो भी रख दिया। इक्वल वो जैसा तैसा किया, पहली संख्या दिया था मेरे को 24, वो भी रख दिया। इनटू मैंने दूसरी संख्या की जगह x रख दिया और सीधा सॉल्व किया तो आंसर आ गया 30। ठीक है, सिंपल है। चलिए 33 देखो, यदि किसी संख्या का 40% 60 हो। देखो यदि किसी संख्या का 40% 60 हो तो वह संख्या कितनी होगी? सिंपल है। देखो 40% की वैल्यू अगर आपको पता है 60 है तो हम वो संख्या को मान लेते हैं 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो जो मूल संख्या होगी उसको हमेशा 100 मानना है। तो 100% आपको निकालना है, तो कुछ मत करना, फिर तिरिया गुणा करना, 60 का गुणा कर देना 100 से और ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि इधर आएगा ना ये, तो बट्टे में 40 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 15 बार, और 15 का गुणा अगर आप 10 से करोगे तो 150 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 3x + 7 = 9 है, तो x का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बचपन से करते आओ। 3x + 7 = 19, तो 3x 19 - 7 कर दो तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 19 - 7 12। 3x का वैल्यू कितना है? 12, तो x का वैल्यू कितना होगा? 4, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, यदि किसी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए 300 अंकों की आवश्यकता, 300 अंकों में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? देखो भाई 300 अंकों का पूरा टोटल है, तो उसमें अगर हमको 75% लाना है तो 75 / 100 करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 75 का गुणा अगर आप 3 से करोगे तो 225 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला था ना कि भाई 300 का 75% क्या होगा? 300 का 75% पूछा था, तो बस मैं क्या किया, 300 × 75 किया, बटे में 100 लगाया, सॉल्व किया, 225 आंसर आया। बी आंसर लगा दूंगा। चलिए 36वां देखो ध्यान से, यदि A/B का वैल्यू 2/3 है, B/C का वैल्यू 4/5 है, तो A/C का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं करना है, A/B को जैसा कि तैसा लिख दो, B/C को जैसा कि तैसा लिख दो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A/C का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको डिजिट में रख के सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, A/B का वैल्यू 2/3, ठीक है, B/C का वैल्यू 4/5। अब इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा, तो 8:15 आंसर आएगा। सिंपल ना। चलिए 37 देखो, 37 में पूछा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? शुरू में कराया है क्वेश्चन, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी हमारे पास 240। समय कितना है? x रख दो, नहीं लिखा है, समय निकालना है ना, और हमको चाल दिया है 60। कुछ नहीं, सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 चौको 24 हो गया, 4 घंटे आंसर आएगा। ठीक है, 4 घंटे। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले में 2 चीज़ की वैल्यू दी थी, एक चीज़ की निकालना है, सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। 38 देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग किलोमीटर है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर कितना दिया है? 64 दिया है, दिया ना, वर्ग का क्षेत्रफल 64, भुजा का स्क्वायर दिया है हमको 64। तो भुजा का मान अगर आपको निकालना है तो वहाँ वर्ग, इसका जो स्क्वायर अगर इसको ले जाओगे तो 64 जो है रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 आंसर। चलिए 39 देखो, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इसका वैल्यू कितना दिया है? 44। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 × r, इससे हमको क्या निकल जाएगा? r निकल जाएगा। r मतलब त्रिज्या निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, इन दोनों को अगर गुणा करोगे आपस में 44 होता है, 44 से 44 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। और अब 7 को उधर ले जाओगे तो 7 का गुणा 1 से करोगे तो 7 ही आएगा, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। r का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमको व्यास निकालना है। तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो त्रिज्या 7 है तो उसका दुगना कितना हो जाएगा? 14। 14 आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। 40वां देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये है और लाभ प्रतिशत 25% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, तो क्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया, पर हमको विक्रय मूल्य का वैल्यू पता है, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू है 800 रुपये, और बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत 125% है, मतलब 100 का 125% है,
मतलब 125 का वैल्यू 800 दिया है तो 100 का वैल्यू निकालना है। बस सॉल्व कर देना इसको आपस में। देखो तिर्यक गुणा करोगे तो 800 इंटू 100 कर देना, डिवाइडेड बाय 125 कर देना। सॉल्व करोगे ना इसको, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 700 रुपये। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हमको क्या निकालना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का वैल्यू होता है 100, तो ये 100 का वैल्यू हमको ये पता है कि भाई विक्रय मूल्य कितना है 120, ठीक है, क्योंकि 125 है, 125%, तो 125% का वैल्यू हमको पता था 800 रुपये, तो 100 का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर रहता है ना वो आएगा आपका 720। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41वां क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि 5000 को 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो ब्याज कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। वैल्यू पुट कर देना। मूलधन की वैल्यू 5000 है, दर की वैल्यू 5 है, समय की वैल्यू कितनी है 2 है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 500 आंसर बनेगा। क्योंकि देखो 50 से गुणा करोगे 5 का तो 250 होगा, 250 से अगर आप 2 का गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 देखो ध्यान से। देखो ये पूछा जा रहा है कि 2 के ऊपर 5 की पावर है तो इसका मान क्या होगा। 2 के ऊपर कितनी 5 की घात है, इसका मान क्या होगा। तो 2 को 5 बार गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट, यदि 5 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 मजदूर वही कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान है। देखो मजदूर इंटू दिन इज इक्वल टू मजदूर इंटू दिन ये होता है। तो हमको बोला है कि 5 मजदूर 20 दिन में कर रहे हैं, तो 10 मजदूर दिन नहीं पता तो x रख दो, बस सॉल्व कर दो इसको। 10 का 2 बार चले गया 10 आंसर आएगा, 10 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, m इंटू डी करना। हमको जहाँ पर नहीं पता है उसकी जगह x रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 44 देखते हैं। इसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है 625 का वर्गमूल निकालने बोल रहा है, आंसर आ जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि 5 संख्याओं का औसत 36 है। हमको देखो औसत जब भी निकालने बोलेगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि पूरी संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं और जितनी संख्या रहती है उतने ही संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे देखो 5 संख्या का औसत कितना दिया 36, मैं यहाँ 36 को लिख लेता हूँ। यदि 4 संख्या का योग, देखो 4 संख्या दी है 32, 34, 38 और 40 ये दी है, और एक संख्या को मान लेते हैं x, क्योंकि 5वीं संख्या दी नहीं है तो 5वीं संख्या निकालना तो उसको x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 5, तभी तो हमारा 36 आता है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो सॉल्यूशन। मैंने क्या किया 36 को जैसा तैसा रखा क्योंकि ये हमारा औसत है, और पूरी संख्याओं को लिख लिया 32, 34, 38, 40, और एक संख्या को x मान लिया, और डिवाइड में 5 करूँगा क्योंकि 5 संख्याओं का योग है ना। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 144 प्लस x हो जाएगा, और ये 36 का गुणा 5 से हो जाएगा क्योंकि तिर्यक गुणा होगा, तो x का मान हो जाएगा 36। तो वो जो संख्या थी ना वो आ जाएगी आपकी 36, ठीक है। चलिए 46 देखो, यदि 3 संख्याओं का औसत 45 है, मान लीजिए 3 संख्याओं का औसत 45 है, पहली संख्या दिया है 40, दूसरी दिया है 50 और तीसरी संख्या x, और इनका औसत कितना दिया है 45। बस इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको लाना है। सिंपल क्वेश्चन है ना। आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपको, इसका आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये देखो यदि 2 के ऊपर x की पावर का मान कितना है 16, तो x का मान क्या होगा। देखो जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर हो जाती है। तो देखो अभी हमको आधार बराबर करना है, तो 2 के ऊपर x की पावर को जैसा तैसे रखो, 2 के ऊपर 4 की पावर मतलब 16 ही होगा, तो हमारा आधार बराबर हो गया, मतलब x का मान कितना हो गया 4। सिंपल है ना। यहाँ पर देखो x का मान 4, आधार बराबर। चलिए 48 देखो, यदि किसी संख्या का घनमूल 5 है तो वह संख्या होगी, घनमूल दिया है, घनमूल कैसे होता है 5 और यहाँ 3 लगाते हैं, घनमूल 5 है तो वह संख्या क्या होगी, तो इसको हम 5 का क्यूब कर देते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125, यही आंसर आएगा। 49, यदि 4:5 इज इक्वल टू x बटे 25, तो इसका मान निकालना है x का। कुछ नहीं, 5 हम 25 और 5 को 20,
x का मान आ जाएगा 20। कुछ नहीं, अनुपात की जगह बट्टा कर देना, 4/5 और समानुपात की जगह बराबर, x की जगह x, अनुपात की जगह बट्टा, फिर 25। इसको सॉल्व करोगे 5 25 20 आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन, यदि a अनुपात b 3:4 दिया, b अनुपात c 5:6 दिया है, तो a अनुपात c का मान बताना है। कुछ नहीं करना है, 3/4 कर देना और 5/6 कर देना। सॉल्व जब इसको करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 15 और 6 चौको 24। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 5 15 होता है, 3 8 24 होता है, 5:8 आएगा आंसर। क्वेश्चन सिंपल है ना। 3/4 और 5/6 करोगे तो यही a अनुपात c का मान आएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो a अनुपात c आएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर क्या आएगा। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 × 8 कर देना। आयत का क्षेत्रफल क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो आंसर आ जाएगा 12 8 96 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 52 में ये पूछा जा रहा है कि 2x + 5 = 3x - 7। अब इसको सॉल्व करना है तो 2x को उधर ले जा लो, 2x को उधर जब मैं ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3x - 2x, ठीक है। और अगर मैं 7 को इधर ले जाऊंगा तो 5 + 7 ये हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 12 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखो। अब अगर x² का मान 81 है तो x का मान कितना होगा, तो x का मान निकालने के लिए इसको √81 में डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9। 81 किसका है, 81 9 का स्क्वायर है, परंतु हम रूट जब देखते हैं तो ±9 लगाते हैं। नेक्स्ट, 3 के ऊपर 5 की पावर है, भागित का साइन है, 3 के ऊपर 2 की पावर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो याद रखना, जब भी भागित का साइन रहेगा और आधार हमारे सेम रहेंगे तो घात आपस में माइनस हो जाती है। तो देखो हमारी घात क्या थी, एक में 5 थी और एक में 2 थी, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारी घात 3 बन गई। 3 के ऊपर 3 की घात लग गई और इधर सामने दिया है 3 के ऊपर x की घात, तो हमारे आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएगी, x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखना कि जब भागित रहेगा तो जो घातें हैं वो आपस में माइनस हो जाएगी, मतलब 5 - 2 = 3 आ जाएगा, मतलब हमारी जो घात है वो 3 है, परंतु ये 3 के ऊपर है ना और सामने क्या है 3 के ऊपर x की पावर है, तो x का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अगर यही मान लीजिए ये गुणा का साइन रहता, 3 के ऊपर 5 की पावर इंटू 3 के ऊपर 2 की पावर। अब ये गुणा का जब भी साइन रहेगा तो घातें आपस में जुड़ेगी, मतलब 3 के ऊपर 5 और दोनों 7 जुड़ जाते तो कितना आ जाता 7, मतलब 3 के ऊपर x की पावर का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, जब अगर गुणा रहता तब। 55 देखो, एक छात्र ने कुल 500 अंकों में से 400 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत उसका बताना है। मैंने आपको बोला है कि टोटल पूर्णांक कितना है 500, उसमें कितना लाया 400, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 8 40, मतलब 80 आंसर आ जाएगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो नई कीमत पुरानी कीमत से कितने प्रतिशत होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ेगा, पहले 100 था उसका मूल्य, अब 20% बढ़ा तो 120% हो गया, है ना, तो नई कीमत पुरानी कीमत से कितना प्रतिशत होगी, तो 120% होगी। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 5 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखो चाल निकालना है आपको, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, होता है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, दूरी कितना दिया है 100 और समय कितना दिया है 5, डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 0, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, क्या करना है, चाल = दूरी बटे समय होता है, उसी में वैल्यू पुट करना है। 58 देखो, यदि कोई ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो वह 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। क्वेश्चन सिंपल है, समय निकालना है। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल हमको दी है कितनी 45 और दूरी कितनी दी है 135, और हमको समय निकालना है, मतलब x रख देते हैं समय की जगह। अब क्या करना है, अब देखो हम 45 से इसको अगर हम काटेंगे ना तो कितना बढ़ जाएगा, इसको हम काट देते हैं, 5 9 45 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया
और 5 7 35 हो गया, 9 3 27 हो गया, मतलब हमारा 3 आंसर आएगा, 3 घंटे राइट आंसर आएगा, 3 घंटे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 59 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है किसी समचतुर्भुज की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है। अगर बात करें समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज एक तरीके से क्या होता है, आयत होता है। जब भी आयत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का आपस में गुणा करना है। तो लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, दोनों का आपस में गुणा कर दो तो 50 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रिज्या जब भी दी है ना, आर का मान हमको दिया है, कितना दिया 7। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 2 7। ठीक है, आर मतलब 2 7। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो आप 22 का गुणा 7 से कर लेना, 154 आंसर आएगा। फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, 2 ठो आर हैं क्योंकि आर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 आर है। इसको अब इससे काट देना और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंधन से क्वेश्चन हम 40 देखेंगे, मैंने आपको बोला था शुरू में। तो ये देखो 61वां क्वेश्चन, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाभ अर्जित करना, संसाधनों का कुशल उपयोग, बाजार का विस्तार करना, उत्पादन बढ़ाना। आंसर जो आएगा वो आएगा संसाधनों का कुशल उपयोग, यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 62, प्रबंधन का कौन सा स्तर रणनीतिक निर्णय लेता है। रणनीतिक निर्णय जो लेता है वो उच्च स्तर लेता है। प्रबंधन का जो उच्च स्तर होता है वो क्या लेता है, रणनीतिक निर्णय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 63वां क्वेश्चन, प्रबंधन का अर्थ सही कार्य को सही ढंग से करना है, यह परिभाषा किसने दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको कि भाई प्रबंधन का अर्थ सही कार्य को सही ढंग से करना, यह परिभाषा किसने दी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर ड्रकर ने दी, यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। चलिए अब देखेंगे 64वां क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 14 सिद्धांत दिए थे हेनरी फेयोल ने, तो यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां, प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है। प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना, यही होता है प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रबंधन की कौन सी क्रिया सबसे पहले की जाती है। योजना बनाना, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण। प्रबंधन की कौन सी क्रिया सबसे पहले की जाती है। हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, योजना बनाओगे, प्लानिंग करोगे, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस प्रकार की योजना दीर्घकालिक होती है। रणनीतिक योजना, सामरिक योजना, व्यावसायिक योजना, लघुकालिक योजना। देखो कौन सी योजना दीर्घकालिक होती है, मैं आपको बता दूं, रणनीतिक योजना जो है वो दीर्घकालिक होती है, ए आंसर आ जाएगा। 68 देखो, निर्देशन में मुख्य रूप से किसका समावेश होता है। निर्देशन में किसका समावेश होता है, आदेश देना, प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना, उपरोक्त सभी। तो निर्देशन में हमेशा याद रखना उपरोक्त सभी। 69, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा, तो इसका आंसर आ जाएगा सुधारात्मक कार्यवाही। 70वां, कौन सा प्रबंधन कार्य भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। तो कौन सा करता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा योजना बनाना। कभी भी आप योजना बनाते हो ना, तो योजना जब आप बनाते हो तो ये आपकी भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। 71 क्वेश्चन, किसी नेतृत्व शैली में नेता अपने कर्मचारियों से परामर्श करता है। स्वेच्छाकारी, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, तानाशाही। इसका जो आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक, इसका आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक। किस नेतृत्व शैली में नेता अपने कर्मचारियों से परामर्श करता है, तो यह है लोकतांत्रिक नेतृत्व में। 72, प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च स्तर पर रखता है। कौन सा सिद्धांत रखता है, तो यह है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यही इसका राइट आंसर आएगा। 73 देखो ध्यान से, मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी कैसे होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 73, इसका आंसर आ जाएगा। देखो मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी कैसे होते हैं, तो ये होते हैं आलसी और कार्य टालने वाले। आलसी और कार्य टालने वाले। 74, कौन सा कारक हर्ज वर्ग के द्विकारक सिद्धांत में प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा करता है, तो ये करता है कार्य की उपलब्धि। 75, प्रेरणा आंतरिक होती है, बाहर नहीं, यह किसका कथन है। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा हर्ज वर्ग का कथन है, आंसर आ जाएगा डी।
76 औपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है। देखो औपचारिक संगठन हम बनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कार्यों का कुशल विभाजन। नेक्स्ट, लाइन संगठन में मुख्य विशेषता क्या होती है, क्या विशेषता होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पष्ट आदेश और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, संचार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। संचार का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, मौखिक है, लिखित है, अशाब्दिक है, मिश्रित है। तो भाई प्रभावी पूछा जाएगा तो सारे हैं, तो यहां पर आएगा डी आंसर। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रतिक्रिया। देखो अंतिम चरण में क्या लेते हैं हम लोग, फीडबैक लेते हैं, बोलते हैं ना कि भाई फीडबैक दो, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। 80 देखो, संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक क्या हो सकता है। भाषा का अंतर, अधिक जानकारी का बोझ, ध्यान की कमी, उपरोक्त सभी। देखो संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भाषा का अंतर भी है, अधिक जानकारी का बोझ भी है, ध्यान की कमी भी है। आंसर आ जाएगा डी। चलिए 81, कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत है, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन। 82, कौन सी तकनीक वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत नहीं आती। कौन सी तकनीक नहीं आती, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रेरणा का अध्ययन करना। 83, कौन सा कारक एक संगठन के बाहरी वातावरण में शामिल नहीं होता। कौन सा कारक नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा कर्मचारी संस्कृति। 84, आधुनिक प्रबंधन में कौन सी तकनीक डेटा विश्लेषण में सहायक होती है। कौन सी तकनीक होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये तीनों होती है, तीनों होती है। कौन सी, स्वाट भी होती है, पर्ट भी होती है, एआई और मशीन लर्निंग भी होती है। डी आंसर आएगा। 85, मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा कर्मचारियों का विकास और प्रभावी उपयोग। आंसर आ जाएगा बी। 86, सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए चुनना किस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये है चयन, सिलेक्शन का हिस्सा है। 87, कर्मचारी मूल्यांकन में सबसे सामान्य विधि कौन सी है, तो कर्मचारी मूल्यांकन में सबसे सामान्य विधि है 360 डिग्री फीडबैक। 88, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कर्मचारी के कौशल और दक्षता में सुधार। 89, कर्मचारियों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार पुरस्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। 90, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, धन का उचित प्रबंधन। 91, वर्किंग कैपिटल का अर्थ क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का अर्थ होता है चालू परिसंपत्तियां, चालू देनदारियां। 92, वित्तीय प्रबंधन का कौन सा निर्णय पूंजी संरचना से संबंधित है, तो यह है आपका वित्त पोषण निर्णय। 93, दीर्घकालिक निवेश निर्णय को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पूंजी बजटिंग। 94, वित्तीय जोखिम क्या होता है। वित्तीय जोखिम क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा संगठन का दीर्घकालिक ऋण, ब्याज दरों में परिवर्तन, नकदी प्रवाह की अनिश्चितता। वित्तीय जोखिम का क्या होता है, तो ये उपरोक्त सभी आएगा। 95, विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहकों की संतुष्टि और बाजार में संगठन की स्थिति मजबूत करना। 4PS मार्केटिंग में कौन सा कारक शामिल है। कौन सा कारक शामिल नहीं है। 4PS ऑफ मार्केटिंग में कौन सा कारक शामिल नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। 97, ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या होता है। ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपभोक्ता में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा करना, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। 98, स्वॉट एनालिसिस में ओ का अर्थ क्या होता है। SWOT, स्वॉट एनालिसिस में ओ का मतलब क्या होता है, तो इसमें ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, अवसर। 99, डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो तत्व महत्वपूर्ण नहीं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग भी है, ईमेल मार्केटिंग भी है, तो आंसर आ जाएगा प्रिंट विज्ञापन। 100 देखो, संचालन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है उत्पादकता बढ़ाना। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सही कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।